अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो अपनी माँ की ज़बानी बचपन से सुनती चली आई थी कि औरत जब इंतकाम लेने पर आ जाए तो नागन बन जाती है, सात पर्दों में भी कोई छुप जाए तो डसे बगैर नहीं छोड़ती। वो इस मकूले को उस वक्त तो ज़रूर ही दोहराती थी जब इनके सर का ताज इन्हें डांट डपट कर और कभी कभी मजबूत हाथ दिखाकर घर से बाहर निकल जाता था, और ये नौबत हर दूसरे तीसरे दिन आ ही जाती थी। महल्ले पड़ोस की कोई औरत अपना दुखड़ा लेकर आती तो भी वो इसी मकूले को उसके कान में डालती थी। ये मकूला गोया ऐसा हथियार था जिसे चलाने का वो हर एक को मशवरा देती थी, और जब खुद उनकी बेटी की बारी आई तो वो इस मकूले को यकसर फरामोश कर गईं और भूल गईं कि अगर वो नागन बनी तो क्या होगा। शादों के लिए हिदायतुल्लाह का रिश्ता आया तो उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए। उसने साफ कह दिया कि वो कुएं में छलांग लगा देगी, लेकिन हिदायतुल्लाह से शादी नहीं करेगी। उसकी माँ अच्छी तरह जानती थी कि वो इनकार क्यों कर रही है, लेकिन अब उसे औरत याद थी, कोई नागन नहीं। अब बस इतना याद रह गया था कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से पैर नहीं बांधना चाहिए। पिछली से पिछली गर्मियों की बात है। दीनू कुमार का बेटा शहर से बीए पास करके आया था, जो कुछ अर्सा पहले गांव के स्कूल से 5वीं पास करने के बाद अपने किसी रिश्तेदार के पास फैसलाबाद चला गया था। जब तक वो गांव में था, शादो भी इसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी थी। इसने मुश्किल से 1 साल पढ़ा होगा कि एक दिन इसे मालूम हुआ कि दीनू चाचा ने अपने बेटे फजलदीन को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया है। इसे ये बात उस वक्त मालूम हुई जब वो अपने बाप को बुलाने के लिए चौपाल में चली गई थी, और ये खबर उसके कानों में पड़ गई थी। इस दिन वो घर आकर खूब रोई थी कि फजलदीन शहर चला गया तो वो किसके साथ खेलेगी। वो रात भर ख्वाब में फजलदीन के साथ खेलती रही थी, और सुबह वो सिर्फ ये देखने के लिए स्कूल गई थी कि खबर सच्ची है या झूठी। उसने जाते ही मौलवी साहब से पूछा था, आज फजलदीन नहीं आया? इसने 5वीं पास कर ली है, अब वो आगे शहर पढ़ने के लिए गया है फैसलाबाद। कितना खराब है वो, मुझे बताकर भी नहीं गया। हाँ शैतान की खाला, तुझे बताकर जाना बहुत ज़रूरी था। मौलवी साहब, मेरे पेट में बड़ा दर्द है, मैं यही बताने आई थी, अब मैं जाऊं? बहाना तो नहीं बना रही है, मैं पूछ लूँगा तेरे बाप से। मौलवी साहब, बहुत दर्द है। अच्छा जा। ये इसके स्कूल का आखिरी दिन था, इसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गई। जब फजलदीन आ जाएगा तो स्कूल जाऊंगी। ये अजीब जिद थी, लेकिन उसके बाप ने ज़्यादा जोर दिया भी नहीं। 1-2 दिन समझाया कि फजलदीन तो अब न जाने कब आएगा। जब वो नहीं मानी तो चुप करके बैठ गया। इसे यूं भी लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं था। शादो अब पूरी तरह आज़ाद थी, घर में माँ का हाथ बटाती और मौका मिलते ही बाहर निकल जाती। वो सब लड़कियां उसकी दोस्त थीं जो इसकी तरह स्कूल नहीं जाती थीं। स्कूल जाने वाली लड़कियों की तो वो करीब भी नहीं फटकती थी। उसका कहना था कि स्कूल जाने वाले सब लोग बेवफा होते हैं, पढ़ने के लिए शहर चले जाते हैं, इनके साथ खेलने का क्या फ़ायदा। साल पर साल गुजरते चले गए। अब शादों का जिस्म भरने लगा था, अब वो बड़ी होने लगी थी, मगर उसकी शौकियां अब भी पूरे गांव में शोर मचाती फिरती थी। कभी इस खेत में घुस गई, कभी उस दरख्त पर चढ़ गई। माँ कहती भी थी, शादो अब तू बच्ची नहीं रही, इस खेलकूद से बाज आ जा। मगर वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसके जैसी 2-1 और मिल गई थी जिन्होंने पूरे गांव को सर पर उठा लिया था। गांव के लड़कों का तो उससे दम निकलता था। बुरी नजर डालना तो दरकिनार, इससे आंख मिलाते हुए भी डरते थे, और इसने इसने किसी से डरना तो सीखा ही नहीं था। भरी दोपहर थी, माँ अभी अभी सोई थी। इसे मौका मिल गया। इसने सोचा जरा की जरा खुशी से मिलाए। इसका घर जरा दूर था, एक छोटा सा खेत दरमियान में पड़ता था। वो पगडंडी पर चली जा रही थी कि हिदायतुल्लाह पुलिस की वर्दी में घोड़े पर बैठा आता हुआ नजर आया। शादो की जान उसकी टांगों में आ गई। वो अगर डरने लगी थी तो हिदायतुल्लाह से, जो अभी कुछ दिनों से गांव के थाने में बदली होकर आया था। थाने के साथ ही उसका क्वार्टर था, जिसमें वो, उसका भाई और उसकी माँ रहते थे। हिदायतुल्लाह से वो यूं डरने लगी थी कि उसकी नज़र अच्छी नहीं थी। वो इसकी तरफ देखता था तो यूं लगता था जैसे इसे उठाकर ले जाएगा, और डरती इसलिए भी थी कि वो पुलिस वाला था। कोई आम आदमी होता तो अब तक उसका मुंह नोच चुकी होती।
उसने हिदायतुल्लाह को आते देखा तो पगडंडी से नीचे उतर गई। एक पहाड़ था जो रेंगता हुआ आ रहा था और उसके करीब आकर रुक गया। शादो, किधर चली? हिदायतुल्लाह की आवाज़ इतनी भारी थी कि वो उछल गई। तू अपनी राह चल, तुझे क्या, मैं कहीं भी जाऊं? मुझे नहीं तो तेरी परवाह किसे होगी? गांव भर में तेरा कदरदान एक मैं ही तो हूँ। मुंह देखा है अपना? हाँ, मुझे तेरा मुंह देखने से फुर्सत नहीं है। आ मेरे साथ घोड़े पर बैठ जा, छोड़ आऊंगा तुझे जहां तू जा रही है। मैं तेरी माँ के शौहर के घर जा रही हूँ। चल फिर, वहीं बैठकर तेरी मेरी सगाई की बातें होंगी। वो घोड़े से उतरने ही को था कि उसने आगे जाने के बजाय गांव की तरफ दौड़ लगा दी। वो जल्द से जल्द घर तक पहुंच जाना चाहती थी। हिदायतुल्लाह ने उसका पीछा नहीं किया, सिर्फ उसके कह कहे थे जो दूर तक पीछा कर रहे थे। वो घर पहुंची तो उसकी सांस धूकनी की तरह चल रही थी। वो कुछ देर बैठी हाँफती रही, फिर उठी और पानी की छींटे मुंह पर मारे और कोठरी में जाकर माँ के पास लेट गई। कहाँ गई थी शादो? कहीं पे भी नहीं, बाहर बैठी चिड़ियों को दाना डाल रही थी। अच्छा, मैं समझी कि तू फिर कहीं बाहर निकल गई। मैं तुम्हें बताए बगैर जा सकती थी? यही तो मैं कहूँ। माँ ने करवट बदली। अब तू बड़ी हो गई है, वक्त बेवक्त घर से मत निकला कर। अम्मा, एक बात बता, ये जो हिदायतुल्लाह है, क्या ये बहुत बड़ा अफसर है? हाँ धी, बहुत बड़ा अफसर है, और सुना है कि बड़ा जीदार भी है। बड़े बड़े डाकू मारे हैं इसने। वो तो खुद डाकू लगता है। ये क्या सिकिल्ले बैठी तू? हमारी बला से वो डाकू लगे ये थानेदार? शादो को मालूम था कि अगर वो कुछ और पूछेगी तो माँ हत्थे से उखड़ जाएगी, इसलिए वो चुप हो गई। लेकिन वो ये सोच जरूर रही थी कि माँ शायद हिदायतुल्लाह को अच्छा आदमी समझती है और इसीलिए कह रही है कि बड़ा जीदार है और उसने बड़े बड़े डाकू मारे हैं। माँ की ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। अम्मा, अब क्या है? वो जो हिदायतुल्लाह है ना, एक दिन मुझसे कह रहा था मेरे घोड़े पर बैठ जा, तुझे जहाँ जाना है छोड़ आऊंगा। हाय, मैं मर गई। इसकी माँ उठकर बैठ गई। फिर तूने क्या कहा? मैंने कह दिया कि अपना मुंह देखा है, मैं तेरे साथ बैठूंगी क्या घोड़े पर? हाय, मैं मर गई। इसीलिए कहती थी यूं मारी मारी गांव में अकेली मत घूमा कर। वाह, क्यों ना घूमूं? इसके क्या बाप का गांव है? ये मेरा गांव है, जहाँ चाहूंगी घूमूंगी। अब तू कहीं नहीं जाएगी, बस मैंने कह दिया है। मैं तो घूमूंगी। वो पुलिस वाला है तो हुआ करे, मैं भी तो शादो हूँ। क्या कर लेगी तू इसका? मेरे पास रहती है ना गोले, ऐसा ताक के पत्थर मारूंगी कि सर खुल जाएगा उसका। हाँ, सर खुल जाएगा उसका। माँ ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। वो पुलिस वाला है और फिर अपने गांव का भी नहीं है, कौन लड़ता फिरेगा इससे? बस, अब तू नहीं निकलेगी, कह दिया मैंने, वरना आने दे तेरे अब्बा को। ये तो बात ही उल्टी हो गई थी। वो करवट बदल कर लेट गई और ये जाहिर कर रही थी जैसे वो नाराज हो गई है। इसकी माँ को इसकी नाराजगी कैसे बर्दाश्त हो सकती थी? शादो, ए शादो, क्या है? पुत्र, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही थी और तू नाराज हो गई। नाराज होने की तो कोई बात ही है ना अम्मा। इस पुलिस वाले की वजह से क्या मैं अपनी सहेलियों से मिलना छोड़ दूं? देखता रहे, मुझे क्या परवाह। कहता रहे, मैं कौन सा सुन रही हूँ? कहते कहते खुद ही थक जाएगा। अच्छा, चली जाया कर अपनी सहेलियों से मिलने, लेकिन जरा देखभाल के। अम्मा, अम्मा तू कितनी अच्छी है। वो माँ से लिपट गई। अब्बा तुझे खामखा ही डांटता रहता है, तू तो इतनी अच्छी है। चल हट, ज्यादा बातें मत बना, मुझे सोने दे। माँ के खर्राटों की आवाज आई तो वो फिर बाहर निकल गई। अब उसने खुर्शीद के घर जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया था। अब वो ज़ैनब के घर जा रही थी। उसके घर से अमरूद का बाग बहुत नजदीक था। शादो, तूने कुछ सुना? फजलदीन आ रहा है पूरे 8-9 साल बाद। अपने मामा के पास गया था पढ़ने। ये सब दीनू चाचा ने मुझे बताया है। शादो की सहेली फरीदा इसे बता रही थी। अपनी कहे जाएगी, मेरी भी तो सुन। कौन फजलदीन? और क्यों आ रहा है? और तू मुझे क्यों सुना रही है? अरे झल्ली, दीनू चाचा का बेटा फजलदीन और कौन? तो तू मुझे क्यों सुना रही है? बेटा है तो उसका है। मैं तो समझी थी कि तुझे खुशी होगी, जान नहीं सुनाती। वो घर आई तो उसका बाप भी यही जिक्र लेकर बैठ गया था। इसकी माँ से कह रहा था, दीनों का बेटा आ रहा है फजलदीन। अभी कल की सी बात लगती है, हमारी शादों के साथ ही तो पढ़ता था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो शहर चला गया था तो हमारी शादो खूब रोई थी। दोनों साथ जो खेलते रहे थे। कैसे कह रही थी? फजलदीन शहर चला गया, अब मैं किसके साथ खेलूंगी? इसकी माँ ने कहा।
अरे बचपन भी खूब होता है। चल अच्छा हुआ, दीनू अब बूढ़ा भी बहुत हो गया है, इसे सहारा हो जाएगा। हमारा भी कोई बेटा होता तो। शादो के अब्बा, तुम्हें अभी तक यही दुख है? अल्लाह को जो मंजूर। शादो का कहीं ब्याह हो जाएगा तो दामाद भी तो हमारा बेटा ही होगा ना। शादो अपनी कोठी में बैठे बैठे रोशनी में नहा गई। हर तरफ आईने से लग गए। इन आईनों में 10-11 साल का एक लड़का आकर खड़ा हो गया। शादो, उसने पुकारा। वो उठकर खड़ी हो गई। ये तो फजल दीन है। फजल दीन, उसने ये नाम दोहराया और उसे सब कुछ याद आ गया। मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, फजल दीन ही को भूल गई। आने दो इसे, ढेर सारे अमरूद तोड़ के देगा तब बात करूंगी उससे। उसने अपने रुखसारों पर नमी महसूस की। ये तो आंसू हैं, ये कहाँ से निकल आए? फजलदीन आ रहा है तो मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे बताए बगैर चला गया था ना, इसलिए रो रही हूँ। आएगा तो पूछूंगी तो जरूर। वो आएगा भी, मैं इसे याद भी होंगी या नहीं? और आया तो मैं इससे मिलने नहीं जाऊंगी। कह दूंगी कि मैं तेरे साथ नहीं खेलती। वो कोई और शादो होगी, मैं वो नहीं हूँ। अब मैं भी तो वो पहली वाली शादो नहीं रही। अब वो मुझे पहचानेगा भी या नहीं? और देखना, माँ जरूर समझाएगी। शादो पुत्र, अब तू बच्ची नहीं रही है। फजलदीन से अकेले में मत मिलाकर। उसके होंठों पर हंसी ने जगह बनाई। वो कोठरी से निकली और माँ के पास जाकर बैठ गई। अम्मा, सुना है कि दीनू चाचा का बेटा शहर से आ रहा है। तुझे याद है फजलदीन? हाँ अम्मा, खूब याद है। मैं और वो मिलकर ही तो स्कूल जाया करते थे। अब तो वो तेरी पहचान में भी नहीं आएगा। शहर जाकर लोग बिल्कुल बदल जाते हैं। वो मुझे कौन सा पहचान लेगा? तू तो हजारों में पहचानी जाती है मेरी थी। शादो का दिल चाह रहा था कि यही बातें होती रहें, लेकिन इसकी माँ के सामने अभी बहुत से काम थे। वो उठ गई। शादो सोच में पड़ गई। माँ ने ये क्यों नहीं कहा कि इसके साथ अकेली मत घूमना? इसका मतलब है कि अम्मा को भी फजलदीन अच्छा लगता है। इस रात वो देर तक, बहुत देर तक जागती रही थी। सोने के बाद नींद में भी जागती रही थी। गांव में शायद वो पहली लड़की थी जो दिन चढ़े उठती थी। इसकी माँ सारा काम निपटा चुकती थी तो वो बिस्तर पर लेटे लेटे पहले अंगड़ाइयाँ लेती थी और इसके बाद चारपाई से नीचे कदम उतारती थी। इसके कोठी से निकलते ही इसकी माँ ने खबर सुना दी कि फजलदीन आ गया है। इसे जरा भी खुशी नहीं हुई। आया होगा, कौन सा हमारे घर आ गया है। दोपहर हो गई। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थीं। शाम होने वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये जरूर फजलदीन होगा। वो भागती हुई गई और दरवाजा खोल दिया। सामने इसकी सहेली फरीदा खड़ी थी। उसका जी चाहा कि यही दरवाजा उसके मुंह पर खींच मारे। शादो, पूरा दिन गुजर गया, तू मिलने ही नहीं आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चल मैं आ गई हूँ, अंदर चलकर बातें करते हैं। वो दोनों कोठी में घुसकर बातें करने लगी। शादो का दिल आज बातों में नहीं लग रहा था, लेकिन वो आ गई थी तो इसे भगा भी नहीं सकती थी। उसने कई मर्तबा सोचा कि वो फजलदीन के बारे में मालूम करे, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई। जब इसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों पूछूं? गजब खुदा का, पूरा दिन गुजर गया और वो मुझसे मिलने ही नहीं आया। वो तो नहीं पूछ सकी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी ये मुश्किल हल कर दी। उन्होंने फरीदा से पूछा, अरे दीनू भाई तेरे घर के तो बिल्कुल बराबर में रहते हैं, तू गई थी वहां? देखा फजलदीन को कैसा हो गया है? चाची बिल्कुल बदल गया है। हमारे गांव को तो लगता ही नहीं। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे कैंची चल रही है। खूब बड़ा हो गया होगा। बड़ा ऊंचा कद निकाला है चाची। ये चौड़ी छाती और मूछें तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं उस पर। चल खुश रहे। इधर तो आया ही नहीं वो। बचपन में तो बड़ा चाची चाची करता रहता था। वो रात भी यूं ही गुजर गई। दूसरे दिन वो सोकर उठ गई थी, लेकिन अभी तक कोठी में थी कि माँ की आवाज आई। वो इसे जोर जोर से पुकार रही थी, आके तो देख कौन आया है। क्या है अम्मा, तुम जरा देर लेटने भी नहीं देती हो? उसने कहा। जरूर, लेकिन इतने आहिस्ता से कि ये आवाज बाहर गई नहीं। पाँव में स्लीपर डाले और कोठी से बाहर आ गई। आंगन में लगे बेरी के पेड़ के नीचे इसकी माँ के पास कोई बैठा था। करीब गई तो भी इसे न पहचान सकी, लेकिन इसे मालूम था कि फजलदीन आया हुआ है, ये वही होगा। गांव के सब लड़कों से मुख्तलिफ भी था। वो जैसे ही इसके करीब गई, इस लड़के की नजरें इस पर जाकर टिक गईं। शादो, ये फजलदीन है, इसकी माँ ने कहा। मैं तो पहचान गई हूँ, इनसे पूछो, ये भी मुझे जानते हैं। जब मैं फजलदीन हूँ तो ये यकीनन शादो ही होगी चाची। ये अब भी पेड़ों से अमरूद तोड़ती फिरती है। इसकी मत पूछो भैया, इतनी बड़ी हो गई है
मगर इसकी हरकतें अब भी वही हैं। तू फजल दीन का ध्यान रख, मैं इसके लिए चाय लस्सी का कुछ करती हूँ, इसकी माँ ने कहा और उठकर चली गई। माँ के जाने के बाद वो अकेले बैठे थे और खामोश थे। फजल दीन को ताज्जुब हो रहा था कि अब तक वो खामोश कैसे है और एक जगह टिककर बैठी कैसे है। शादो, तुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। फिर चुप क्यों है? कोई बात करना। तू मुझे बताए बगैर क्यों चला गया था शहर? इतनी पुरानी बात हो गई, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा। फिर तो तुझे शादो भी याद नहीं होगी। वाह, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? बस जरा मोटी हो गई है तू। चलो कोई बात नहीं। और तू जो ऊंट की तरह लंबा हो गया है वो कोई नहीं। तू अभी तक हरी मिर्च है। एक दिन हो गया तुझे आए हुए और मुझसे मिलने आ जा रहा है। मैंने सोचा था कि गांव में जितनी लड़कियां हैं, पहले इनसे मिल लूं, सबसे आखिर में तुझसे मिलूंगा। वो क्यों? भाई, मुझे सगाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है ना। मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी लड़की मिल गई तो ठीक, वरना अपनी शादी तो है ही। समझ लूंगा कि खूबसूरत लड़की मेरी किस्मत में थी ही नहीं। तू तो बड़ा खूबसूरत है। एक बात कहूँ, तू अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। इतनी देर में इसकी माँ आ गई। उसके हाथ में लस्सी का गिलास था जो उसने फजल दीन को पकड़ा दिया। चाची, अब तो बड़ी खिदमत करने लगी है। याद है जब मैं बचपन में आता था तो तू मुझे मार के भगा देती थी। वो तो मैं तेरे फायदे के लिए भगाती थी। तू बेर तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता था, हाथ पांव तुड़वा बैठता तो मैं तेरे बाप को क्या जवाब देती? इसी तरह बचपन के किस्से दोहराए जाते रहे। थोड़ी देर बाद वो उठकर खड़ा हो गया। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ। फिर आना फजल दीन। अब तो यही हूँ, दिन में 2 बार चाची तेरे पास आऊंगा। फजल दीन ने जो कहा था इस पर पूरी तरह अमल कर रहा था। सुबह शाम शादो के घर आ रहा था। अब वो दोनों बच्चे नहीं रहे थे। अब तो महज घर आने पर गांव की लड़कियों में हलचल मच गई। बहुत सी लड़कियां फजल दीन की उम्मीदवार थीं। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। फजल दीन ने इशारों इशारों में इसकी माँ से कह भी दिया था। इसीलिए फजल दीन की आवभगत बहुत बढ़ गई थी। शादो की माँ फजल दीन के आते ही इधर उधर हो जाती थी ताकि दोनों को बातें करने का मौका मिल जाए। अब शादो बचपन की तरह यादों को दोहराने के लिए फजल दीन के साथ खेतों की तरफ भी निकल जाती थी और इस नहर के किनारे जाकर बैठ जाती थी जहां वो बचपन में नहाने के लिए आ जाते थे। एक रोज का जिक्र है कि इसी जगह वो मुंडेर पर बैठे थे कि हिदायतुल्लाह किसी तरफ से आ निकला। शादो आज डरने वाली नहीं थी। फजल दीन उसके साथ था। वो समझ रही थी हिदायतुल्लाह इसे देखते हुए गुजर जाएगा, लेकिन वो इनके करीब आकर रुक गया। ए लड़के, तेरा ही नाम फजल दीन है? हाँ, मैं ही फजल दीन हूँ। सुना है कि तू बीए पास करके आया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। थाने के साथ ही मेरा घर है। कभी कभी निकल आया कर। तू पढ़ा लिखा है, तुझसे बातें करने में मजा आएगा। आऊंगा किसी दिन। यहाँ बैठकर क्यों अपना वक्त जाया करते हो? मेरे पास आओगे तो कुछ काम की बातें होंगी, उसने कहा और शादो की तरफ एक नजर डालता हुआ आगे बढ़ गया। फजल दीन, इसके पास मत जाना, बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? पुलिस तो हमारी हिफाजत के लिए होती है। इसकी आंखें नहीं देखते कैसी सुर्ख अंगारा हो रही थी। अरे करता होगा कोई नशा पानी। ये नजर का भी अच्छा नहीं है। गांव की लड़कियों को घूर कर देखता है। गांव की लड़कियों को क्या तुम कम समझती हो? ये ऐसा है नहीं। तुझसे बड़े अदब से बात कर रहा था। तो तू इससे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, शायद इसलिए। वो घर आई तो उसने माँ को भी बताया कि थानेदार ने फजल दीन से कितने अदब से बात की। इसकी माँ ने भी यही कहा कि फजल दीन इससे बड़ा अफसर है, इसलिए दब गया होगा। फजल दीन हमारा दामाद बनने वाला है, इसलिए हिदायतुल्लाह अब हमसे भी ठीक तरह बात करेगा। इन पुलिस वालों का कुछ ठीक नहीं होता अम्मा। चल होगा, तुझे क्या। वो फरीदा के घर से लौट रही थी कि हिदायतुल्लाह अपने एक सिपाही के साथ इसे मिल गया। इस वक्त वो पैदल ही किसी तरफ से आ रहा था। शादो को देखकर वही एक खबासत उसकी आंखों में आ गई जिसे वो हमेशा महसूस कर लिया करती थी। क्यों वही शादो, कैसा चल रहा है तेरा दोस्ताना? ये क्या बकवास है? फजलदीन के साथ तो खूब रंगरलियां मनाई जा रही हैं। मैं तो उसी दिन तुम दोनों को पकड़कर थाने ले जाता, लेकिन मैंने रियायत कर दी। अब न देखूं तुझे उसके साथ। वो कोई गैर थोड़ी है, मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है। सुन ले, मुझे तेरे घर आना है, तेरी अम्मा से बात करने। आजा, शौक से आजा, वो भी यही कहेगी। मैं कुछ पूछने नहीं आऊँगा, मैं यही कहने आऊँगा कि शादो मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा ना, मेरी शादी होने वाली है।
वो जिंदा रहेगा तो शादी होगी ना, सुन लिया तूने? अब अपने दोस्त को बचा ले और मुझसे शादी कर ले। वो इतनी बदतमीजी से बात करके गया था कि शादो का खून खोल उठा था। उसने जरा गौर किया तो खौफ की एक लकीर उसके दिल को चीरती हुई गुजर गई। वो अपने घर जाने के बजाय फजलदीन के घर पहुंच गई। आ भाई शैतान की खाला, कैसे आ गई? चाचा, मैं तुझे देखने आई थी। कोई कह रहा था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ले, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? ऐसे तो बुढ़ापा है पुत्र, हर वक्त मर्ज लगा ही रहता है। चाचा, फजलदीन नजर नहीं आ रहा। अरे वो हिदायतुल्ला है ना, थानेदार। इससे बड़ी दोस्ती हो गई है उसकी। वहीं क्या है, मुझसे कहकर क्या है कि फजलदीन पढ़ लिख गया है, गांव में किसके पास बैठे। चाचा, पुलिस वाले अच्छे लोग नहीं होते, मत भेजा कर इसे वहां। अब क्या रोकना बेटा, कल परसों तो वो जा ही रहा है। बस दुआ कर इसे शहर में नौकरी मिल जाए। तुम भी चले जाओगे चाचा? मुझे जाना ही होगा, गांव में अकेला क्या करूंगा। वो जब पढ़ने गया था तो उस वक्त तो मेरे हाथ पैरों में जान थी। अब नहीं होता मुझसे काम। कोई और मौका होता तो फजलदीन के जाने का इसे अफसोस होता, लेकिन इस वक्त तो वो खुश हो रही थी। वो चला गया तो हिदायतुल्लाह इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर वो कुछ दिनों बाद मुझे भी बुला लेगा। फिर देखूंगी हिदायतुल्लाह क्या करता है। शहर तक इसकी पहुंच थोड़ी होगी। यहाँ वो यही सब बताने आई थी जो हिदायतुल्लाह ने उससे कहा था, लेकिन अब सोच रही थी कि फजलदीन को बताकर क्यों परेशान करूं। वो तो अब चला ही जाएगा। वो वहां से उठी और घर चली आई। शाम को फजलदीन उसके घर आया। हिदायतुल्लाह की शिकायत उसके होंठों तक आते आते फिर रुक गई। वो पूछ न सकी, और पूछ भी सकी तो सिर्फ इतना कि उसने फजलदीन से क्या बात की। क्या कह रहा था वो? पुलिस वाला है ना, नजर गहरी है। पूछ रहा था कि शादो से तेरा क्या रिश्ता है। तो तूने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मैं शादो से शादी करने वाला हूँ। क्या बोला फिर वो? अरे, बोलता क्या, मुझे मुबारकबाद दे रहा था, तेरी बड़ी तारीफ कर रहा था। कमाल है, तेरे सामने तो बड़ा भीगी बिल्ली बन जाता है, गांव में तो बड़ा धौंस जमाता फिरता है। समझता है गरीब लोग हैं, धमकी में आ जाएंगे। अपना रोब तो रखना ही है ना उसे। तू अपना ख्याल रखना। क्यों? मुझे क्या होना है? अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। दूसरे दिन फजलदीन फिर शादो के घर इससे मिलने आया था। उसी दिन रात की गाड़ी से उसे शहर जाना था। गांव से स्टेशन तक का फासला इसे टांगे में तय करना था। गांव में दो ही टांगे थे, एक चाचा शेर अली का टांगा था, दूसरा गामे शाह का। उसने चाचा शेर अली से दिन में ही बात कर ली थी। शादो इस दिन अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी थी। आज के बाद न जाने शहर में इसे कब तक रहना पड़े और वो कब लौट कर आए, इसने सोचा था। रात हुई तो फजलदीन स्टेशन जाने के लिए टांगे में सवार हुआ। दीनू कुमार भी उसके साथ बैठा और ये टांगा शहर से गांव से निकल गया। शादो अपने जज्बात पर काबू पाकर उसके लिए दुआएं करती रही। अभी इस टांगे को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि फायरिंग की आवाजें आने लगीं। आवाजें खेतों की तरफ से आ रही थीं। या अल्लाह खैर, शादो के बाप की जुबान से निकला। या तो बराबर वाले गांव में डाकू आ गए हैं या कोई और बात है। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। शादो की माँ चिलम भर के ले आई थी। शादो के बाबा ने हुक्का पीते हुए एक मर्तबा फिर इस तरफ कान लगाए जिस तरफ से फायरिंग की और गोलियों की आवाजें आ रही थीं। अब खामोशी थी। 8-10 फायर हुए हैं, अब सन्नाटा है। कमरे में भी खामोशी थी। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी कि अचानक बाहर से किसी की आवाज आई। गोलियां चली हैं, शायद डाकू आए थे। खेतों की तरफ कुछ हुआ है, पुलिस गई तो है, देखो क्या खबर लाती है। अभी मुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि पूरा गांव जैसे घरों से बाहर निकल आया हो। तरह तरह की आवाजें आ रही थीं। दीनू कुम्हार और फजलदीन का नाम साफ सुनाई दे रहा था। शादो की माँ, कुछ गड़बड़ है, मैं देख कर आता हूँ। वो बाहर निकले और फौरन घर में आ गए। शादो की माँ, फजलदीन और तीनों इस दुनिया में नहीं रहे। डाकुओं ने दोनों को खत्म कर दिया है। शादो जो अब तक बुत बनी खामोश बैठी थी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये डाकू नहीं थे, मेरे फजलदीन को हिदायतुल्लाह ने मारा है। वो है फजलदीन का कातिल। इसका मुंह बंद कर, हम सबको मरवाएगी ये, इसके बाप ने कहा। हिदायतुल्लाह ने मुझसे कह दिया था कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसी ने मारा है इसे। वो बाहर की तरफ भागी। अभी मैं पूरे गांव को बताती हूँ। इसकी माँ ने इसे जबरदस्ती पकड़ा। वो बराबर हिदायतुल्लाह का नाम ले रही थी और फिर रोते रोते बेहोश हो गई।
اس کی ماں نے شکر بھیجا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، ورنہ جانے کیا قیامت ٹھاتی۔ شادو کے ابا، شک تو مجھے بھی ہے، لیکن یہ بات زبان سے نکالنے کی نہیں ہے۔ تو بھی شادو کی طرح پاگل ہو گئی ہے؟ پولیس اسے کیوں مارنے لگی تھی؟ وہ کوئی مجرم تھا؟ ڈاکو آئے ہوں گے اور یہ ہو گیا۔ ہائے مگر برا ہوا ہے۔ پھر اس نے شادو کی طرف دیکھا، اس کا منہ بند رکھنا۔ اگر اس نے یہی بکواس سب کے سامنے کر دی تو ہم کھچے کھچے پھریں گے عدالت میں۔ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ چوپال میں لوگ جمع ہو گئے تھے، تبصروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک آدمی ابھی تھانے کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے تفصیل بتائی کہ جب فضل الدین کا ٹانگا گاؤں اور اسٹیشن کے درمیان پہنچا تو اچانک ڈاکو سامنے آ گئے۔ فضل الدین کا خون گرم تھا، اس نے ڈاکوؤں کو للکارا، ڈاکو نے گولی چلا دی، ٹانگے میں سوار تینوں یعنی کہ تینوں کامر شاہ اور فضل الدین ڈھیر ہو گئے۔ پہلی گولی کی آواز آتے ہی ہدایت اللہ پولیس پارٹی کو لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ پولیس اتنی جلدی پہنچ گئی تھی کہ ڈاکو فرار ہو گئے، وہ فضل الدین کے سامان کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ ہدایت اللہ نے نامعلوم ڈاکوؤں کے نام پر پرچہ کٹوا دیا تھا۔ اب تینوں لاشوں کو لے کر شہر کے اسپتال گیا ہے، وہاں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ وہ غریب دیہاتی اسے بھی ہدایت اللہ کی مہربانی سمجھ رہے تھے، ورنہ ان کے خیال میں اگر ہدایت اللہ وہاں نہ پہنچتا تو ڈاکو گاؤں میں گھس آتے۔ اس نے انہیں بھگا دیا، ابھی 3 مارے گئے، پھر نہ جانے کتنے مارے جاتے۔ دوسرے دن دوپہر تک تینوں لاشیں بھی گاؤں پہنچ گئیں۔ ہدایت اللہ بھی ساتھ تھا، وہ ایک ایک کو تسلی دیتا پھر رہا تھا۔ تھانے میں جتنے پولیس والے تھے گاؤں میں پھیل گئے تھے۔ اس نے حکم دیا تھا کہ گاؤں کی حفاظت کی جائے، ایسا انتظام کرو کہ کوئی ڈاکو ادھر کا رخ نہ کرے۔ گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا، شادو کی بری حالت تھی، کبھی اسے ہوش آ جاتا تھا، کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شادو کی ماں پوری کوشش کر رہی تھی کہ شادو کی آواز باہر نہ جانے پائے۔ اس نے شادو سے کہا تھا کہ فضل الدین کے بچنے کے آثار ہیں اور وہ شہر کے اسپتال میں ہے۔ شادو کو معلوم ہی نہ ہو سکا اور اس کا محبوب گاؤں کے قبرستان میں منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔ اگلے چند روز شادو پر بہت بھاری تھے، نہ روتی تھی نہ کسی سے کچھ کہتی تھی۔ اس نے اپنے تمام آنسو اپنے دل میں اتار لیے تھے۔ اسے صبر آ گیا تھا، یا اس نے سوچ لیا تھا کہ صبر ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو جنگ جاری تھی اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، ممتا کی آنکھ ہی اسے دیکھ سکتی تھی۔ شادو کی ماں اپنی بیٹی کی حالت سمجھ رہی تھی، وہ اس سے متفق بھی تھی، لیکن ہدایت اللہ کے خلاف شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی اس کے خلاف نہیں تھا، اس کے خلاف آواز اٹھانے سے دشمنی ہی بڑھ سکتی تھی۔ فضل الدین اب واپس نہیں آ سکتا تھا، ہدایت اللہ کو دشمن بنا کر نقصان ہی اٹھانا پڑتا۔ اس نے شادو کو بھی یہی سمجھایا تھا اور بات شادو کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ اس پر اب سختی کسی کیفیت طاری تھی جو وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہو سکتی تھی۔ وقت گزرتے کیا دیر لگتی ہے، کئی مہینے گزر گئے، چند ہی ہفتوں میں فضل الدین کی موت کو لوگ بھول بھال گئے، مگر شادو نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی یاد کو دل کے طاق میں سجائے بیٹھی تھی۔ اس کی شوخی رخصت ہو گئی تھی، گھر سے نکلنا تو اس نے بالکل ہی بند کر دیا تھا، سنگی ساتھی سب چھوٹ گئے تھے۔ شادو کا باپ شہباز خان باہر سے آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ دروازے پر ہدایت اللہ کھڑا ہے۔ تھانے دار اور دروازے پر، یا الہی خیر، شادو کی باتیں اس کے کانوں تک تو نہیں پہنچ گئیں۔ اس نے شادو کو دوسری کوٹری میں بھیجا اور خود دروازے پر پہنچ گیا۔ شہباز خان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، گھر میں بٹھاؤ گے یا کہیں باہر چلیں؟ مائی باپ، جیسا آپ کہیں، میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ بات ایسی ہے کہ گھر میں ہو تو اچھا ہے۔ شہباز خان اسے گھر میں لے آیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب شادو کی طرف سے معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہدایت اللہ کے تیور اچھے معلوم نہیں ہوتے، کہیں گرفتاری ہی نہ پڑ جائے۔ گھر میں ایک ہی تو کرسی تھی جو اس نے جھاڑ پہنچ کر ہدایت اللہ کے لیے رکھ دی اور خود اس تخت پر بیٹھ گیا جس پر لیٹ کر وہ حقہ پیتا تھا۔ حکم کریں تھانے دار جی۔ شہباز خان، اچھا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو بھی بلا لو۔ میری بیٹی شادو نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں اس کی طرف سے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ جو بات ہوگی تمہاری بیوی کی موجودگی میں ہوگی۔ شہباز خان دل میں ڈرا ہوا تھا، بیوی کے پاس گیا اور اس سے بھی اپنے اندیشوں کا اظہار کیا۔ پولیس کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہدایت اللہ کے حکم پر وہ وہاں جا کر نہ بیٹھے۔
वो भी डरी सहमी आई और शहबाज खान के बराबर ही तख्त पर बैठ गई। शहबाज खान, तुम्हें शायद मालूम ना हो, मेरी वालदा नापीना है और बीमार भी, वरना जो बात मैं करने आया हूँ मेरी वालदा को आना चाहिए था। मजबूरन मुझे आना पड़ा। मैं चाहता हूँ मेरी और आपकी रिश्तेदारी हो जाए। मैं तुम्हारी बेटी शादो के लिए अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे साथ वो बड़ी खुश रहेगी। अल्लाह का दिया सब कुछ है, राज करेगी तुम्हारी बेटी। आपने अपनी बात कर दी, अब मुझे सोचने का मौका तो दो। मुझे जल्दी नहीं है, कल छोड़कर परसों फिर आ जाऊंगा, उसने कहा और उठकर खड़ा हो गया। चाय लस्सी का मौका भी नहीं दिया और चला गया। शादो दूसरी कोठरी में थी, लेकिन हिदायतुल्लाह की आवाज़ ऐसी भारी और बुलंद थी कि उसने सब कुछ सुन लिया था। हिदायतुल्लाह के जाते ही वो कोठरी से निकली और माँ पर बरस पड़ी। आप लोगों ने इसे अंदर ही कैसे आने दिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा हाथ मांगे? मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। कह देना इससे। शहबाज खान ने इसे समझाने की कोशिश की तो वो इसके भी पीछे पड़ गई। शहबाज खान को ये फिक्र थी कि अगर वो नहीं मानी तो परसों हिदायतुल्लाह को क्या जवाब देगा। ये तो सोच, तेरे पास कितनी दौलत होगी, पूरा गांव तेरे सामने थर थर कांपेगा। हिदायतुल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं है, अफसर है, अफसर, बहुत बड़ा अफसर। शहबाज खान इसे समझाता रहा। ये तो देख शादो, इसकी बूढ़ी माँ है, आज नहीं तो कल मर जाएगी। भाई है, वो शादी ब्याह करके अलग जा बसेगा। अकेले घर में तू ही होगी राज करने को। लड़कियां तो ऐसा बर चाहती हैं और तू इनकार कर रही है। माँ ने इसे अपने अंदाज में समझाया। हिदायतुल्लाह जवाब लेने आया तो शहबाज खान ने इससे कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। शादो नहीं मान रही है, मैं इसे समझाने में लगा हुआ हूँ, कुछ दिन मुझे और दे दो। शहबाज खान, देख लो, मैं खुद चलकर आया हूँ, इनकार नहीं सुनूंगा। क्या मजाल जो वो इनकार कर दे। हिदायतुल्लाह ने दहलीज छोड़ी। घर में आते ही शादो को फिर समझाने बैठ गया। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। तेरा इनकार हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तुम सब लोग इससे डरते हो, इसमें कोई खूबी हो तो बताओ। उसकी अच्छी तनख्वाह है, ऊपर की आमदनी कम समझती है क्या तू? भाग खुल जाएंगे तेरे। एक दिन माँ इसे लेकर बैठ गई। मैं कितने फख्र से कहा करूंगी, मेरा दामाद थानेदार है, आगे तरक्की भी होगी। अम्मा, मैं तो फजलदीन की थी। मुझे पता है, लेकिन मरने वाले वापस नहीं आते। भूल जा इसे तू। तू तो जिंदा है, तुझे तो जिंदगी गुजारनी है। सब समझाते रहे और वो इनकार करती रही। एक दिन उसने अपनी माँ को कहते सुना, औरत जब इंतकाम लेने पर आ जाए तो नागन बन जाती है। 7 पर्दों में भी कोई छुप जाए तो डसे बगैर नहीं छोड़ती। ये जुमले वो माँ की जबान से 1000 बार सुन चुकी थी, लेकिन इस वक्त वो कुछ और भी सोचने लगी थी। इस मकूले के एक नए मायने उस पर खुले थे। फिर वह लफ्जों की गहराई में उतरती चली गई। मैं भी तो एक औरत हूँ, नागन बनते मुझे भी क्या देर लगेगी। वो उठकर अपनी कोठरी में चली गई। इसे अभी बहुत कुछ सोचना था। आंखें बंद किए लेटी थी, बंद आंखों में अंधेरा ही अंधेरा था। फिर एक रोशनी सी उभरी, फिर अंधेरा हो गया, फिर रोशनी आ गई। अंधेरे उजाले की इसी आंख मिचोली में सुबह हो गई। ये पहला दिन था जब उसने सूरज निकलते देखा था, वरना तो वो दिन चढ़े ही उठती थी। इसकी माँ घर में बंधी 2 भैंसों के आगे चारा डालकर हटी ही थी कि शादो आ गई। वो आंखें फाड़े से देख रही थी कि आज वो कैसे उठ गई। खैर तो है शादो, क्या रात को सोई नहीं? मैं ये कहने आई थी कि मैं हिदायतुल्लाह से शादी के लिए तैयार हूँ। हाय, मैं मर गई। मेरी बेटी ने आखिर मेरी लाज रख ही ली। ठहर जा, मैं अपने हाथ साफ कर लूँ, फिर लगाती हूँ तुझे गले। इसके साथ ही वो चीख चीख कर शहबाज खान को बुलाने लगी। शादी की रजामंदी मिलते ही हिदायतुल्लाह को आगाह कर दिया गया। शादों के घर में तैयारियां होने लगीं। शहबाज खान की एक ही तो बेटी थी, गुर्बत थी तो क्या हुआ, कर्ज उधार लेकर उन्होंने खूब खूब अरमान निकाले। पूरे गांव के करीब से करीब आदमी को भी खाना खिलाया। गांव में खूब हंगामा रहा और बिल आखिर शादो हिदायतुल्लाह की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। गांव वाले शहबाज खान की किस्मत पर शक रश्क कर रहे थे कि उसकी बेटी कितने बड़े घर में ब्याह कर गई है। शहबाज खान भी महसूस कर रहा था कि उसकी छाती चौड़ी हो गई है, अब लोग उससे एहतराम से बात करने लगे हैं। वो चौपाल में जाकर बैठता था तो हुक्का सबसे पहले उसके आगे रखा जाता था। इसकी बातों और मशवरों में वजन पैदा हो गया था।
وہ پہلی مرتبہ اپنے گھر سے ماں کے گھر سرکاری جیپ میں بیٹھ کر آئی تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی ملکہ کی سواری ہے، اس کے پیچھے پیچھے تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ شادو کی ماں کو اپنی اہمیت کا احساس ہو چکا تھا، وہ بھی گاؤں میں سر اٹھا کے گھومتی تھی۔ شادو نے سسرال میں جاتے ہی ایسا جادو کیا کہ سب کو اسیر کر لیا۔ ساس کی ایسی خدمت کی کہ اس نے ہدایت اللہ کو بلا کر خاص طور پر کہا، اگر تو نے کبھی میری بہو کو تکلیف پہنچائی تو میری دعاؤں سے محروم رہے گا، اس کی ہر خواہش کو حکم کا درجہ دینا۔ ہدایت اللہ کا بھائی شرافت اللہ تھا، 22-24 سال اس کی عمر تھی اور ان دنوں BA کے پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے اتنا پیار دیا کہ بھابھی بھابھی کرتا ہوا ہر وقت پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ ہدایت تو خیر تھا ہی شادو کا سب کچھ، اس کو تو ایسا مٹھی میں کیا کہ ذرا دیر کو تھانے میں جا کر بیٹھتا تو 6 مرتبہ شادو کی خیریت معلوم کرنے کے لیے سپاہی دوڑاتا تھا۔ وہ تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ شادو جس مزاج کی لڑکی ہے، اسے راہ راست پر لانے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کرنا پڑے گی، لیکن اس نے تو آتے ہی اسے حیوان سے انسان بنا دیا تھا۔ وہ ایسا گرویدہ ہوا کہ اس سے پیچھے پوچھے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بوڑھی ساس آج ہے کل نہیں رہے گی۔ ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے تھے کہ ساس چل بسی، اب گھر میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔ ہدایت اللہ کے چلے جانے کے بعد گھر میں وہ رہ جاتی تھی یا اس کا دیور شرافت۔ وہ بہت کم کو تھا لیکن شادو کی صحبت میں اسے بھی بولنا آ گیا تھا۔ دونوں میں خوب بے تکلفی ہو گئی تھی، دن بھر گھر میں دھما چوکڑی مچی رہتی۔ ہدایت انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا کہ دونوں میں کتنی محبت ہے۔ اس روز وہ گھر میں اکیلی تھی، شرافت کہیں گیا ہوا تھا، ہدایت تھانے میں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، شادو نے دروازہ کھولا تو ہدایت دروازے پر کھڑا تھا۔ تھانے میں آپ کا دل کیوں نہیں لگتا؟ وہاں تم جو نہیں ہوتی؟ کل سے میں بھی آپ کے ساتھ چلی جایا کروں گی۔ وہ تو کل دیکھا جائے گا، آج مجھے جانے دو، شہر جانا پڑ رہا ہے، IG صاحب کوئی اجلاس کر رہے ہیں، رات کو شاید دیر ہو جائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، میں تو نہیں جانے دوں گی۔ کمال کر رہی ہو، نہیں گیا تو نوکری پر بن جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے جائیے گا، لیکن اس وقت شرافت بھی گھر پر نہیں ہے، کہیں باہر کیا ہے، کچھ دیر تو رک جائیں۔ دیر ہو جائے گی مجھے بہت، فکر مت کرو، رات کو ہی آ جاؤں گا، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرافت یہیں کہیں گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ ڈرتی ورتی تو میں کسی سے نہیں ہوں، آخر بیگم کس کی ہوں؟ ڈرائیور جیپ لے آیا تھا اور ہارن پر ہارن بجا رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ دیر ہو رہی ہے۔ اس نے وردی درست کی، آئینے میں کھڑے ہو کر بال درست کیے۔ دیکھ کر جائیے گا، راستے میں کبھی کبھی ڈاکو بھی مل جاتے ہیں۔ ہدایت اللہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، اسے لگا کہ وہ اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شادو کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں گئی، ایک شاندار سوٹ نکال کر پہنا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ خوب اسٹائل کے بال بنائے، ہلکا سا میک اپ کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگر شرافت کہیں الجھ گیا اور نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اتنے دنوں بعد تو یہ موقع آیا ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر ٹہلنے لگی، ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تو پھر بیٹھ گئی۔ لیٹ اس لیے نہیں رہی تھی کہ کپڑوں پر شکنیں نہ پڑ جائیں۔ وہ اکتانے لگی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، اسے معلوم تھا کہ آنے والا کون ہے، لیکن وہ پھر بھی اچھل گئی تھی، بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ بھابھی، کہیں جا رہی ہو کیا؟ نہیں تو، تیار تو اسی طرح ہوئی ہو۔ میرا پیارا دیور آنے والا تھا نا، اس لیے تیار ہوئی ہوں۔ دیور یا شوہر آنے والا ہے؟ وہ تو اب صبح کو آئیں گے، اب میں ہوں اور تم ہو، چلو خوب لیڈو کھیلیں گے۔ ماں بدولت چائے پینے کے بعد سوچیں گے، اچھی سی چائے ہو جائے پہلے۔ تم بیٹھو، میں بناتی ہوں۔ بیٹھنا کیا ہے، دونوں مل کر بناتے ہیں۔ شادو خوش ہو گئی، دام بچھانے سے پہلے ہی یہ تو گرفتار ہونے کی سوچ رہا ہے، محنت کے بغیر ہی اجرت طلب کر رہا ہے۔ دونوں نے مل کر چائے بنائی اور ساتھ ہی بیٹھ کر پی۔ چائے پینے کے بعد وعدے کے مطابق لیڈو کھیلنے بیٹھ گئی۔ وہ اسے مصروف رکھنا چاہتی تھی کہ کہیں تنہائی سے اکتا کر باہر ہی نہ نکل جائے۔ 2 بازیاں ہوئی تھی کہ رات ہو گئی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ اسے چھت پر لے گئی، ٹہلتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ باتوں سے دل بھر گیا تو وہ پھر لیڈو اٹھا لائی۔ آؤ اب بیڈ روم میں کھیلتے ہیں۔ بھابھی، آج تو پورا گھر ہی بیڈ روم ہے، یہیں بیٹھی رہو۔ نہیں نا، وہاں مزہ آئے گا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟
وہ اس کے ساتھ ساتھ بیڈ روم میں چلا گیا۔ ڈیڈو کی بازی پھر جم گئی۔ اب شادو دوسرے ہی موڈ میں تھی۔ ڈیڈو کی طرف دھیان کم تھا، لطیفے زیادہ سنا رہی تھی۔ دونوں کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ شادو نے چور نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 بج رہا تھا اور ہدایت اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اب اسے آ جانا چاہیے۔ بھابھی، اب نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ یہیں لیٹ جاؤ نا، اتنا بڑا بیڈ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی، میں تو چلا۔ مجھے ڈر لگے گا شرافت۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، برابر ہی میں تو میرا کمرہ ہے۔ تمہیں میری قسم شرافت، مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ ہدایت بس آتے ہی ہوں گے، پھر چلے جانا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے مجبور کیا تو وہ وہیں سو گیا۔ باتیں کرتے کرتے اسے احساس ہوا کہ شرافت اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا۔ اس نے دیکھا تو وہ سو چکا تھا اور یہی وہ چاہتی تھی۔ اب وہ سکون سے ہدایت کی واپسی کا انتظار کر سکتی تھی۔ 2 بجے رات کے قریب کوارٹر کے سامنے جیپ رکنے کی آواز آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت آ گیا۔ اس کے پاس چابی ہے، کچھ دیر میں وہ تالے میں چابی گھمائے گا اور اندر آ جائے گا۔ اس کے پاس بس اتنا ہی وقت تھا۔ اس نے اپنی قمیض پھاڑ لی اور بال بکھیر لیے۔ پھر وہ سوئے ہوئے شرافت پر جھپٹ پڑی اور نیند میں شرافت کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس کا پورا منہ نوچ لیا۔ اس نے جھٹکے سے شادو کو دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ وہ جو نیچے گری تو بستر کا کونا اس کے سر میں لگا۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ شرافت نیند میں تو تھا ہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ باہر کی طرف بھاگا کہ وہ اس کی بھابھی تھی یا کوئی اور۔ اتنی دیر میں ہدایت گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے تو بس یہ دیکھا کہ شادو بھاگ کر کمرے سے باہر آئی ہے اور شرافت اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا ہے۔ شادو بھاگتی ہوئی گئی اور ہدایت سے لپٹ گئی۔ اس کمینے نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ آ گئے ورنہ یہ مجھے برباد کر چکا ہوتا۔ میں کمرے میں سو رہی تھی، کنڈی اس لیے نہیں لگائی تھی کہ آپ آئیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے مزاحمت کی تو یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر خون دکھایا۔ بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہدایت اسے جان سے مار دو، یہ اگر زندہ رہا تو میں مر جاؤں گی۔ شادو کی حالت ایسی تھی کہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر کوئی بھی یقین کر سکتا تھا۔ شرافت اپنی صفائی پیش کرتا رہا۔ ہدایت کی کمر سے پستول تو لگا ہی ہوا تھا۔ وہ بیوی کی حالت دیکھ کر ایسا طیش میں آیا کہ پستول نکال کر ایک ایک کر کے 2 فائر اس کے دل میں اتار دیے۔ شرافت کی زبان نے صرف بھابھی کہا اور وہ نیچے گر گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ یہ جیسے بھابھی کہتا تھا اسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے چلا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا بھائی۔ یہ پستول مجھے دیجیے۔ شادو نے پلان کے مطابق اپنے پلو کو ہاتھ میں لے کر ہدایت کے بے جان ہاتھوں سے پستول چھین لیا۔ میں یہ خون اپنے سر لے لوں گی، دنیا سے کہوں گی کہ شرافت کو میں نے مارا ہے۔ اس نے ہدایت کے فنگر پرنٹ محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ نہیں، یہ الزام میں تمہیں اپنے سر نہیں لینے دوں گا۔ ہدایت اس کے ہاتھ سے پستول لینے کے لیے آگے بڑھا۔ شادو نے اسی وقت ٹریگر دبا دیا۔ ہدایت گولی کھا کر آگے کی طرف جھکا۔ اسی وقت دوسری پھر تیسری گولی چلی۔ ہدایت اپنا سینہ پکڑ کر زمین پر لیٹ گیا۔ شادو نے پستول شرافت کی لاش کے قریب پھینک دیا۔ تھانہ تو دیوار کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ گولیوں کی آواز سن کر پولیس والے دوڑے چلے آئے۔ شادو نے دروازہ کھول دیا اور زور زور سے چیخنے لگی۔ غضب ہو گیا، دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ شرافت نے ہدایت کا پستول نکال کر اچانک ہدایت پر گولی چلا دی۔ ہدایت نے بھی شرافت سے اپنا پستول چھین کر اسے بھی مار دیا۔ ہائے میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ ان پولیس والوں نے تھانے جا کر وائرلیس پر ڈی ایس پی کو اطلاع دی۔ صبح ہوتے ہوتے ڈی ایس پی اور ایس پی دونوں شہر سے گاؤں آ گئے۔ دونوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئیں۔ شادو کو عینی گواہ بنا کر FIR درج کر لی گئی۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ دونوں کو شادو ہی نے قتل کیا ہو، لہٰذا مقدمہ عدالت میں چلا تو شادو بھی پیش ہوئی۔ جو داستان اس نے گھڑی تھی عدالت کے روبرو بھی وہی بیان کر دی۔ اس کے علاوہ کوئی گواہ موجود تھا نہیں۔ دونوں کی موت ایک ہی ریوالور سے واقع ہوئی تھی، لہٰذا چند پیشیوں کے بعد یہی ثابت ہو سکا کہ شادو ٹھیک کہتی ہے۔ اس کے دیور نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور مزاحمت کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر چوٹ بھی آئی اور کپڑے بھی پھٹ گئے۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا ہدایت اللہ گھر میں داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر اس نے غیرت سے مجبور ہو کر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے بھائی نے تھپڑ کھانے کے باوجود اس سے پستول چھین لیا اور فائر کر دیا، جس سے ہدایت بھی مارا گیا۔ عدالت نے یہ نکتہ بھی نکالا کہ اگر شادو جھوٹی ہوتی
تو شرافت اپنے بھائی پر نہیں شاہدہ پر گولی چلاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شادو سچی ہے۔ دونوں قاتل تھے، دونوں مقتول، لہٰذا سزا کس کو ملتی؟ شادو کو بری کر دیا گیا، وہ بے قصور ٹھہری، حالانکہ وہی قصوروار تھی۔ اب وہ اکیلے گھر میں کیا کرتی؟ اپنے گھر آ گئی۔ اس نے فضل الدین کا بدلہ لے لیا تھا۔ برسوں گزر گئے، شادو کے بالوں میں اب چاندی چمکنے لگی تھی۔ محلے کی کوئی عورت اس کے پاس بیٹھی تھی اور شادو اس سے کہہ رہی تھی، عورت جب انتقام لینے پر آ جائے تو ناگن بن جاتی ہے، 7 پردوں میں بھی کوئی چھپ جائے تو ڈسے بغیر نہیں چھوڑتی۔